हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण में। रीट एग्ज़ाम लेवल 2 मॉडल पेपर की सीरीज में ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित पहला मॉडल टेस्ट पेपर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, नालंकृता इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। नालंकृता शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, सबसे पहले जब भी संधि का प्रश्न आए तो आप शब्द को पहले विच्छेद कर लें, उससे आपको आसानी हो जाएगी। नालंकृता, न प्लस अलंकृता है ना, न प्लस अलंकृता, यानी पहले आपको ए की ध्वनि आ रही है और फिर ए की ध्वनि आ रही है। या जब एक जैसी ध्वनि पूर्व पद और उत्तर पद में आ जाए तो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। अकह सवर्णे दीर्घा, दोनों स्वर जब समान हो जाए तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। और स्वर संधि का भेद कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। तो हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृता इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग कै। संस्कृता शब्द है, इसमें उपसर्ग बताना है आपको कि उपसर्ग कौन सा है इसमें। उपसर्ग देखिए, संस्कृत में 22 तरह के उपसर्ग हैं। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, नी, आंग, नी, अधि, अति, अपि, सु, उत, परि, प्रति, उप, ये इस तरह के 22 उपसर्ग है। अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तो प्र, परा, अप, सम, सम जो है ये उपसर्ग संस्कृत शब्द के अंदर आया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। वकारस्य यानी व का उच्चारण स्थान। देखिए, व वर्ण आप बोल के देखिए, आपके दांतों से हवा निकलेगी और होठों का भी प्रयोग होगा। तो वकारस्य दंतोष्ठम, यानी दंत और ओष्ठ जो है वहाँ से इसका उच्चारण स्थान है व वर्ण का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दंतोष्ठम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमा कलम से पत्र लिखती है। अस्य संस्कृतानुवाद कर्तव्य। संस्कृत में अनुवाद करें इस पंक्ति का कि रमा कलम से पत्र लिखती है। रमा लिखती है, क्रिया कर रही है लिखने का, किससे? कलम से। तो ये तो कर्ता हो गई, ये करण हो गया, और ये लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गया, और ये पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। इस तरह से आप जो है सेंटेंस को पूरा तोड़ लें तो आपको उसको करने में आसानी रहेगी। अब देखें रमा, तो यहाँ आप देखें कि कौन सा इसके लिए सही रहेगा। रमा कलम से पत्र लिखती है, कलम। तो कलम क्या है? तृतीय विभक्ति है। तो यहाँ पर रमा का आप रूप चलाए, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभि, ये रूप इसमें चलेगा। तो इसमें देखो, रमया कलमेन पत्रम लिखती। कलमेन, कलम से, साधक तमम करणम, यानी क्रिया को करने में जो साधन काम में आए वो क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। तो यहाँ पर रमा किससे लिख रही है? कलम से लिख रही है। तो कलम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा कलमेन। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा इसमें? 3 नंबर आंसर। रमा कलमेन पत्रम लिखती। सॉरी, इसमें आंसर तीसरा नहीं होके हमारा जो है आंसर इसमें होगा दूसरा आंसर हमारा इसमें सही होगा। क्योंकि रमा तो जो है वो क्या है? करता है और एक वचन है, तो रमा का रमा ही रहेगा, रमया नहीं होगा। रमया तो तृतीय विभक्ति हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने आपको रमया बता दिया, गलत है। हमें तो इसमें यानी कि रमा पत्र लिखने में किसे काम में ले रही है? कलम को काम में ले रही है। तो कलम जो शब्द है इसमें हमें तृतीय विभक्ति करनी पड़ेगी। तो इसमें जब हम तृतीय विभक्ति करेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, तो फलेन यानी तृतीय विभक्ति एक वचन, तो कलम में भी हो जाएगा कलमेन। तो रमा कलमेन पत्रम लिखती। तो यही हमारा इसका राइट आंसर होगा, 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रघुवंश महाकाव्यम कस्य कृति। रघुवंश महाकाव्यम किसकी कृति है? कालिदास की, पाणिनि की, बाणभट्ट की या वररुचि की? देखें किसकी है ये। पाणिनि की तो अष्टाध्यायी है, पाणिनि की नहीं हो सकती।
बाण भट्ट की भी नहीं हो सकती, इनकी तो कादम्बरी रचना है। और वररुचि जो है इन्हें कात्यायन भी कहा जाता है, जो कि त्रिमुनि में शामिल है ये। पाणिनि, पतंजलि और वररुचि, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब कालिदास किसकी कृति है? कालिदास की कृति कौन सी है? रघुवंश महाकाव्यम जो है कालिदास की प्रमुख कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नोत्तर विधि प्रवर्तक है कै? प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? वररुचि नहीं, ये तो नहीं है। अरस्तु, अरस्तु भी नहीं है, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि दी है। पाणिनि, पाणिनि जो है ये अष्टाध्यायी कृति इनकी लिखी हुई है। तो पाणिनि भी नहीं हो सकते। सुकरात, सुकरात इसका सही आंसर होगा, जिन्होंने प्रश्नोत्तर विधि दी थी। इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा कौशलस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति। भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पठित्वा अर्थ ग्रहण, पढ़कर अर्थ ग्रहण कर लेना। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुन करके अर्थ को ग्रहण करना। या सर्वे। तो देखो आपको इसमें ऑप्शन 4 सही लग रहा होगा, सर्वे, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ मुख्य उद्देश्य की बात हो रही है, और भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो मौखिक अभिव्यक्ति होता है, यानी मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर लेना, दूसरों को अपने विचार बता देना, पहुँचा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, मौखिक अभिव्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति। परंपरागत सहायक उपकरण अस्ति, कौन सा है परंपरागत सहायक उपकरण जिसे शिक्षक काफ़ी लंबे समय से काम में लेता आ रहा है? मानचित्रम नहीं, दूरदर्शनम तो नहीं है, चलचित्रम भी नहीं हो सकता, श्यामपट्ट, जी हाँ ये सही है। क्योंकि आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, वहाँ पर आपको एक श्यामपट्ट तो ज़रूर ही मिलेगा, इसीलिए श्यामपट्ट को शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है, और ये एक परंपरागत सहायक उपकरण भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकारस्य उच्चारण स्थान भवति। एकारस्य, ए आ गया, ये देखिए ए वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है आपको, तो आप ए वर्ण बोल के देखें। आपकी जो जीभ है, आपके गले से आवाज़ आएगी, और आपके जो तालू है वहाँ पर आपकी आवाज़ टच होगी जब आप ए आई बोलेंगे तो ए दई तो कंठ तालु है, ये सूत्र है। ए दई तो, ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। कंठ से आवाज़ निकल के और तालु के टच होती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान एकारस्य कंठ तालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन बस से गांव जाता है। ये पीछे अभी जो क्वेश्चन आया था देखिए उसी तरह क्वेश्चन है। बस से गांव जाता है, किससे गांव जा रहा है? बस से गांव जा रहा है। तो साधक तमम करणम, यानी मोहन को गांव तक जाने के लिए किस साधन की आवश्यकता है? बस की आवश्यकता है। बस के माध्यम से वो गांव जाएगा। तो इसका मतलब हमें बस जो शब्द है इसमें हमें तृतीया विभक्ति करनी पड़ेगी। तो देखें तृतीया इसमें कहाँ है? वस या नेन, यहाँ दिख रहा है देखो, यहाँ भी वस या नेन दिख रहा है। ये दो तो हो ही नहीं सकते बिल्कुल ही, क्योंकि हमें यहाँ पर ये की पॉइंट मिल गया है कि हमें तृतीया विभक्ति देखनी है, तो ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब इन दो में हमें देखना है। तो देखो गांव जाता है, गांव, यहाँ तो केवल गच्छत है, गांव तो है ही नहीं, तो गांव शब्द यहाँ आ रहा है ग्रामम, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने इजीली पता कर लिया कि हमारा आंसर ये होगा। बस से जा रहा है तो बस में कौन सी हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई, और कर्ता जो है वो एक वचन हो गया। तो बस का बस या नेन हो गया, वही आप तृतीय विभक्ति करेंगे। फलम फले, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन, तो बस या नेन, ठीक है। तृतीय विभक्ति एक वचन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी कस्य कृति। अष्टाध्यायी किसकी कृति है? 8 अध्यायों वाली रचना किसकी है भाई? पाणिनि, बिल्कुल सही आंसर आपका। पतंजलि की नहीं हो सकती, पतंजलि तो महाभाष्यकार है, इनकी जो प्रमुख रचना है वो महाभाष्य है। कात्यायन वररुचि ये भी नहीं हो सकते। कालिदास, इन्होंने तो बहुत से नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, और इसका सही आंसर होगा पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अतीव पदे संधि अस्ति। अतीव पद में कौन सी संधि है? अति प्लस इव। देखें अति, अति में
अंतिम वर्ण ई आया और इव, इव में भी अंतिम वर्ण ई आया, तो ई प्लस ई मिलके क्या बन गया, बड़ा ई बन गया। तो इसलिए अकह सवर्णे दीर्घा, सवर्ण जब होते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है, तो यहाँ पर स्वर संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति, व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रसानुभूति, रसानुभूति है व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य। ग्रहणम है, ग्रहण कर लेना, या भाषा ज्ञानम, या सर्वे। तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन सर्वे लग रहा होगा, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य हमें बताना है, और मुख्य उद्देश्य जो होता है भाषा व्याकरण शिक्षण का, वो होता है भाषा ज्ञानम, भाषा का ज्ञान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्श वर्णा कति संति, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए एकादश नहीं, 11 वर्ण नहीं होते स्पर्श वर्ण। एक विंशति, 21 ये भी नहीं, विंशति 20 ये भी नहीं, पंचविंशति ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, पंचविंशति, यानी कि 25 वर्ण होते हैं स्पर्श वर्ण। कौन कौन से होते हैं? एस कै से लेकर और कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, यानी कै से लेकर मैं तक के जो वर्ण हैं वो 25 वर्ण है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कै च टे तै पै, कै च टे तै पै, ये 5 वर्ग हैं और इनके प्रत्येक के 5-5 वर्ण हैं, तो पाँचम 25 वर्ण जो हैं वो आपके स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। आगे देखें। ज्ञातात अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र से प्रयोग कदा भवति, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है? कब हम करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग? काठिन्य निवारण, कठिनता निवारण के समय, श्यामपट्ट पर लिखते समय, प्रस्तावना प्रश्नों के समय, या उदाहरण के समय? बताएं आप, ये आपको अच्छे से ध्यान होगा, बीएड जब आपने की थी तो आपने इसका ज़रूर प्रयोग किया होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका प्रस्तावना समय, यानी प्रस्तावना प्रश्नों का जब हम निर्माण करते हैं, बीएड के लेसन में आपने निर्माण किया होगा, 5 प्रस्तावना प्रश्न लिखे होंगे, 4 उसमें से एक दूसरे से आपस में लिंक होंगे, और एक प्रश्न से दूसरा उत्तर और दूसरे उत्तर से ही अगला प्रश्न बनता है। तो इसीलिए इसको ज्ञातात अज्ञातम, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना कहते हैं। और अंतिम प्रश्न जो होता था वो समस्यात्मक होता था, ये सभी आप जानते होंगे, आपने रेगुलर बीएड की है, तो हमारा सही आंसर होगा प्रस्तावना समय, यानी प्रस्तावना प्रश्नों के समय हम ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। आगे देखें प्रश्न संख्या 16। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कस्य परीक्षाया भेदः अस्ति, वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है कौन सी परीक्षा का भेद है? लिखित परीक्षा का, मौखिक परीक्षा का, मूल्यांकन का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आप ऑप्शनल, जो आप हमारे सीट में गोले करते हैं, जो आप भरते हैं, वो सारे वैकल्पिक जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। और ये सभी, इनमें आप पेपर पेंसिल का या पेन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये सभी जो है वो लिखित परीक्षा के भेद कहलाते हैं। मौखिक परीक्षा नहीं हो सकती, मूल्यांकन नहीं, ये सही आंसर होगा लिखित परीक्षा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगच्छन पदे लकार अस्ति, अगच्छन शब्द में कौन सा लकार है? लकार का तात्पर्य यहाँ काल से है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, आज्ञार्थक काल, विधिलिंग, लकार, इस तरह से काल को ही जो है संस्कृत में लकार कहा जाता है। लिट लकार, लिट लकार आपको पता है भविष्य काल से संबंधित होता है। लंग लकार जो कि भूतकाल से संबंधित होता है। लोट लकार जो आज्ञार्थक वाक्य जो होते हैं उनमें प्रयोग होता है। और लट लकार जो कि आपके वर्तमान काल से संबंधित होता है। तो अगच्छन शब्द आपको आगे देखिए ए मिल रहा है लिखा हुआ, तो जैसे ही ये की पॉइंट आपको ऐसा कोई मिले आगे शब्द में ए लगा हुआ, तो आप समझ जाएं कि ये जो है शब्द आपके लंग लकार का है। लंग लकार यानी कि भूतकाल का ये शब्द है। इसका अगर अब हम लंग लकार में अगर हम इसका देखें तो इसका क्या होगा? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, इस तरह से इसका रूप चलेगा। तो यहाँ पर ये लंग लकार यानी भूतकाल का शब्द है और प्रथम पुरुष बहुवचन का ये शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य प्रयत्ना कति भवन्ति, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं?
एकादश, 10, पंच या 9 कितने होते हैं देखें। प्रयत्न आपको पता है दो तरह के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या जो है वो मैं आपको बता दूं 5 होती है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत, ये 5 तरह के जो है आंतरिक प्रयत्न होते हैं। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या जो है वो होती है आपके 11। कौन कौन से है? संवारनाद घोष, विवारनाद अघोष, उसके अलावा आपके अल्प प्राण, महाप्राण और उदात, अनुदात और स्वरित। इस तरह से ये 11 जो है बाह्य प्रयत्न होते हैं, आपने पढ़े होंगे ज़रूर कहीं ना कहीं। चलिए, तो इसका आंसर होगा हमारा एकादश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद विधि कस्य स्तरे प्रयोगः भवति। अनुवाद विधि का किस स्तर पर प्रयोग किया जाता है? अनुवाद करके, यानी शिक्षक जब पढ़ा रहा होता है तो वर्णों को साथ साथ में वो अनुवाद करता है, वाक्यों का जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ाता है। तो ऐसा शिक्षक कब करता है? ऐसा प्राथमिक स्तर पर शिक्षक करता है, क्योंकि बालकों को भाषा का ज्ञान नहीं होता तो दूसरी भाषा को साथ में लेते हुए पढ़ाता है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 20, महाभाष्यकार अस्ति, ये पीछे भी आ चुका है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। महाभाष्यकार महाभाष्य ग्रंथ जो है उसकी रचना की थी, किसने की थी? पतंजलि ने की थी। तो इन्हीं को महाभाष्यकार कहा जाता है। वररुचि जो कि कात्यायन है, पाणिनि जो अष्टाध्यायी लिखने वाले हैं, और विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के निर्माता है। ये भी आप याद रखें, पंचतंत्र ग्रंथ इनका लिखा हुआ है। आपने देखा भी होगा पंचतंत्र के कार्टून भी आते हैं टीवी पर, बुक्स भी आती है जिसमें जो है जानवरों को इंसानी रूप में क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है। तो ये जो कृति है विष्णु शर्मा की, ये काफ़ी पॉपुलर है, देखें आप कभी पढ़ें, आपको कहीं मिले तो ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्नस्य उद्देश्यम अस्ति। प्रस्तावना प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? अभिव्यक्ति, पूर्व ज्ञान परीक्षणम, ज्ञानस्य दृढ़ीकरण, ज्ञान को दृढ़ करने में, स्थायी करने के लिए, या सर्वे। तो सर्वे तो नहीं होगा भाई। मुख्य उद्देश्य बताना है क्या है इसका। तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? प्रस्तावना प्रश्न के बारे में पीछे भी हम बात कर चुके हैं कि बालकों से डायरेक्ट जब आप लेसन बीएड के देते थे तो आप शुरुआत में ही लेसन डायरी में प्रस्तावना प्रश्न तैयार करते थे 4 या 5। तो उन प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से आप क्या करते थे? बालकों के पूर्व ज्ञान का पता करते थे कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना ज्ञान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान परीक्षणम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सिद्धांता अस्ति, निम्न में से शिक्षण सिद्धांत कौन सा है? अभिरुचि सिद्धांत, सरलात कठिन, पूर्णात अंश और सर्वे। तो देखिए, शिक्षण सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सिद्धांत नहीं है, ये तो शिक्षण सूत्र है। सरल से कठिन की ओर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी शिक्षण सूत्र है ना कि सिद्धांत। और यहाँ अभिरुचि सिद्धांत लिख रखा है, बिल्कुल ये जो है आपका शिक्षण का सिद्धांत है। बालक अभिरुचि के अनुसार, ये अपनी रुचि के अनुसार ही सीखता है, यही शिक्षण का सिद्धांत है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाणाम महत्वम। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है? पाठ्य सहगामी यानी पढ़ाई के साथ साथ जो क्रियाएं की जाती है स्कूल में, विद्यालय में, उनका क्या महत्व है? शारीरिक विकास होता है बालक का, नैतिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, या सभी प्रकार का विकास होता है? बिल्कुल सही आंसर, बालकों के सभी प्रकार का विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार के जो गुण हैं उसके, उनका विकास होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि कवि कथ्यते, बात कर चुके हैं पीछे। पाणिनि जो कि अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, जिन्हें कि सूत्रकार भी कहा जाता है। वाल्मीकि, जी हाँ, यही इसका सही आंसर है, वाल्मीकि को ही आदि कवि कहा जाता है। और इनकी रचना रामायण, जो कि आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, 24,000 श्लोक माने जाते हैं रामायण के अंदर लिखे गए हैं। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक लिखे गए हैं, जिसे कि वेद व्यास ने संकलित किया था। और कालिदास की रचनाएं तो आप जानते ही हैं, 7 रचनाएं हैं इनकी, 3 नाटक है। और उसके अलावा भी 3 नाटकों के अलावा भी 4 जो है अन्य रचनाएं हैं इनकी। उसके अलावा वररुचि जो कि कात्यायन है, त्रिमुनि में शामिल है। तो यहाँ बात हो रही है आदि कवि की, तो आदि कवि कौन है? वाल्मीकि जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस मॉडल टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, प्राकृतिक
अत्र कै उपसर्ग है, प्राकृतिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राकृतिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए परा, प्राक, सर्वे सभी तो नहीं हो सकते, तो प्र उपसर्ग जो है वो प्राकृतिक शब्द में प्र प्लस आकृतिक, प्र उपसर्ग जो है प्र परा अपसम, तो प्र जो उपसर्ग है वो प्राकृतिक शब्द का जो है इसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आई होप आपको टेस्ट पेपर पसंद आ रहे होंगे। कोई भी आपको किसी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट में आप ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहें। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।